हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका रंजीत कुशवाहा और स्वागत करता हूं आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये दूसरा पार्ट, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये आज का क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन लॉ को पढ़ चुके हैं या उसकी वीडियो वो देख चुके हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो नहीं देखी है या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन लॉ पर आधारित वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देख ले। और उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराया था, उस न्यूमेरिकल्स को भी ज़रूर देख ले, क्योंकि आज हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ेंगे वो सब कुछ उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं प्रिंसिपल और उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। इसलिए ये तभी आपको समझ में आएगा जब तक आप उसको बढ़िया से नहीं समझ पाए, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़िया से नहीं समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसमें लोग सुपरपोजिशन लॉ का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दो केसेस में निकालते हैं। एक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और दूसरा उसके इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसके बाद से इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा आज का, हेडिंग करेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इसमें जो हमारा पहला जो केस होगा, सबसे पहले ए नंबर, वो होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। हम लोग पहले डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे और फिर तब उसके बाद से हम लोग डाइपोल के इक्वेटर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की संरचना करते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ए बी। यहाँ पर चार्ज है -q और यहाँ पे चार्ज है +q, और ये हमारा डाइपोल का लेंथ हो गया 2l। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डाइपोल की लंबाई के लिए हम लोग 2l का यूज़ करेंगे। और ये हमारा डाइपोल हो गया AB। इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग O मान लेते हैं, O इसका मिड पॉइंट हो गया। और डाइपोल एक्सिस हम लोग किसको कहते हैं, तो डाइपोल के दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली जो रेखा हम खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं, इसी रेखा को हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो इसी रेखा को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और ये हमारा डाइपोल का एक्सिस हो गया। और ये जो डाइपोल है हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हमारा डाइपोल है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हम एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि हम लोग डायरेक्शन आसानी से दिखा सकते हैं। किसी एक्सिस के अलोंग हम उसको लेंगे तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। और ये डाइपोल इस प्रकार से रखा गया है कि इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है O वह इस एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे है, यानी एक्स एक्सिस का ओरिजिन O पे है और ये O जो है वो इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये डाइपोल का जो टोटल लेंथ है वो 2l है और ये मिड पॉइंट O है, तो निश्चित रूप से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा A से O तक वो l होगा और ये वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा O से B तक वो l हो जाएगा। इस डाइपोल के एक्सिस पर हम यहाँ से मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, जिसकी जो डिस्टेंस है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से r है और वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है। ठीक है, क्लियर है। अब P पॉइंट पर हमको इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब ये है कि डाइपोल में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो हमको प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फिर माइनस चार्ज के कारण वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और फिर दोनों का वेक्टर सम करेंगे, तब जाकर के हमारा पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में इस चीज़ों को ज्ञात करेंगे, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड P पर निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू। यहाँ पर लोग नीचे प्लस क्यू दे रहे हैं ताकि पता चले कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू अपॉन, अब हमारा डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है r वो तो मिड पॉइंट से है, और यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस डिस्टेंस को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 2l है, जिसमें O मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस l हो गया और ये वाला डिस्टेंस l हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है। तो इस r में से अगर हम ये l माइनस कर लें तो हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा B से P तक का। तो डैट मीन्स कि B से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा r माइनस l। तो इसको हम लोग लिख लेंगे r माइनस l और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर इस चूंकि वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो डायरेक्शन भी होगा। तो अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो यहाँ फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड आउटवर्ड होता है और निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इनवर्ड होता है। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड आउटवर्ड, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन लिखेंगे वो E प्लस क्यू, उसका डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ। तो उसके डायरेक्शन को चूंकि प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज़ कर सकते हैं। आई कैप का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस क्यू वो प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसलिए उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग आई कैप का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हमने जैसे पॉजिटिव चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसी तरह से हम लोग माइनस Q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहीं पर एंड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो माइनस Q चार्ज के कारण क्या लिखेंगे, E माइनस Q, फिर वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा वही रहेगा। आप लोग ये पहले हम बता चुके हैं कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं तो उसमें हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसके माइनस प्लस को हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस चार्ज है लेकिन हम यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्यू यूज़ करेंगे। और फिर अब डिस्टेंस जो है, अब यहाँ से हम लोग चूँकि इस चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा अब माइनस क्यू से यानी A से लेकर के P तक का डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस r है और इस r में ये वाला डिस्टेंस हम l को प्लस कर देंगे तो a से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा a से p तक का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l, तो हो जाएगा, लिख सकते हैं हम यहाँ पे r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्ड होता है अंदर की तरफ, तो इसलिए P पॉइंट पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे अंदर की तरफ, और इसको लिखेंगे ऐसे। अब चूंकि अंदर की तरफ है डैट मीन्स कि एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसलिए इसको हम लोग माइनस आई कैप से इसके डायरेक्शन को दिखा देंगे। क्योंकि ये वाला डायरेक्शन आई कैप है तो ये वाला डायरेक्शन माइनस आई कैप, क्योंकि उसका निगेटिव वेक्टर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए माइनस आई कैप हम उसको लिख सकते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो अब P पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू और प्लस E
माइनस क्यू, इसका वेक्टर सम कर देंगे। अब वेक्टर सम जब हम करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन प्लस क्यू वाला ये हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा आई कैप। अब इस चीज़ को समझते हैं। एक तो अगर हम मैथमेटिकली देखें इसको तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो ये वाला इसके साथ एक माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है तो वो तो माइनस यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो फलस्वरूप अगर हम इसको देखेंगे, इसको अगर हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो इतना और फिर ये माइनस बीच में आ गया तो माइनस इतना और प्लस और फिर ये आई कैप हमारा कॉमन हो गया। एक तो मैथमेटिकली ये चीज़ क्लियर है। दूसरा, अगर हम इसको वेक्टर सम के आधार पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान थोड़ा अधिक होगा इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कम है और निगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो चार्ज तक का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह सेम है, लेकिन इससे डिस्टेंस कम है और इससे डिस्टेंस अधिक है, इसलिए E माइनस क्यू का जो मान होगा वो कम होगा और E प्लस क्यू का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। तो अब ये दो फील्ड है P पॉइंट पर, एक ये है और एक ये है, इसका मान अधिक है और इसका मान कम है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो जिसका मान अधिक है उसमें से कम वाले मान को हम माइनस कर लेंगे। तो फिर जब इसमें से हम इसको माइनस कर लिए तो जो बाकी बचेगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिधर बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो चूंकि E प्लस क्यू ग्रेटर है तो इसलिए इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका भी डायरेक्शन E प्लस क्यू के डायरेक्शन में होगा, और फलस्वरूप हम लोग जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E, उसका भी डायरेक्शन वही लिखेंगे जो E प्लस क्यू का हमने लिखा है। तो E प्लस क्यू के लिए हमने डायरेक्शन आई कैप यूज़ किया है, इसलिए हमारा वो डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर हम इसको ऐसे कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया P पॉइंट पे, यानी इस फील्ड में से इस फील्ड को हमने माइनस कर लिया और रिजल्टेंट जो फील्ड आया वो E प्लस क्यू के डायरेक्शन में, तो वो आई कैप के द्वारा रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि E प्लस क्यू की दिशा जो है वो आई कैप की दिशा में है। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से देखिए बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, जैसे Q कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे और बाकी टर्म्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग इसको यहाँ से लिखते हैं क्या E Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और वहाँ पे आई कैप। ठीक है, अब इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग ये एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और ये यहाँ चला जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया आई कैप, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना तो मैथमेटिक्स आपको निश्चित मैं समझता हूँ कि आता होगा, साधारण सा एलसीएम है और एलसीएम हम ले करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये वाला जो टर्म्स है इसको हम देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये r माइनस एल का स्क्वायर और फिर r प्लस एल का स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे आपको बता देते हैं, फिर हम उसको आगे करेंगे। तो r माइनस एल का स्क्वायर और फिर r प्लस एल का स्क्वायर का मतलब है कि r माइनस एल को हम लोग 2 बार लिखेंगे और फिर इसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, r प्लस एल और फिर ये r प्लस एल। तो ये वाला और ये वाला एक साथ देखें तो r माइनस एल और r प्लस एल, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर ये वाला और ये वाला को एक साथ करें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर इन दोनों को, दोनों सेम टर्म है तो इसलिए ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का यूज हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग अब इसी का यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में भी इसको स्क्वायर कर लेते हैं
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, फिर इसका करते हैं आर स्क्वायर, लेकिन ये देखिए बाहर माइनस का चिन्ह और अंदर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा फिर एल स्क्वायर और प्लस 2RL अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इसका डायरेक्शन हो गया आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL मिलकर 4RL हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और आई कैप। इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसको कर लेते हैं Q इंटू 2L आई कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर। बस थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया है। कैसे? जैसे 4 है तो इसको 2 भागों में कर दिया 2 इंटू 2, तो एक 2 इधर आ गया और एक 2 L के साथ, Q यहाँ पे है ही, L यहाँ पे है ही, और आई कैप है ही, R को हमने अलग कर दिया, बाकी जो का त्यों है। बस थोड़ा सा रीअरेंज किया। क्यों? क्योंकि इस रीअरेंजमेंट से क्या हमको मिलेगा कि क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया Q इंटू 2L, और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इंटू 2L का हम लोग डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो हमने इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके जगह पर हम लोग डाइपोल मोमेंट P का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं और फटाफट हम लोग फाइनल रिजल्ट इसका निकालते हैं। तो इसको हम लोग देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L को डाइपोल मोमेंट कहेंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 आ गया इसके साथ, ये हो जाएगा 2 वेक्टर P, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा R। ये जो R है वो R। अब ये P कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर P इज इक्वल टू क्या है? Q इंटू 2L, और ये हो गया आई कैप, उसका डायरेक्शन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो इस फॉर्म में हो गया, इस पूरे के जगह पर आ गया P, और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नाउ फॉर पॉइंट और आइडियल डाइपोल। अब चूंकि जो भी हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं ना वो आइडियल के लिए ही निकालते हैं, तो हम यहाँ पर डाइपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग आइडियल के कारण ही निकालेंगे। तो आइडियल डाइपोल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, आइडियल डाइपोल को हम लोग पॉइंट डाइपोल भी कहते हैं। यानी आइडियल डाइपोल का केस तब बनता है जब दो जो डाइपोल है, वो डाइपोल के बीच का जो लेंथ है वो बहुत ही कम हो, ठीक है, तो वैसे डाइपोल को हम लोग पॉइंट डाइपोल कहते हैं, बहुत ही कम। और यहाँ पर क्या है कि ये जो R जो है, अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट डाइपोल है, तो ये जो R है वो R इस L की तुलना में तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो L चूंकि अगर नेग्लिजिबल हो और R का मान बहुत अधिक हो, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर पॉइंट और आइडियल डाइपोल इफ ये ऐसे R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो उसकी तुलना में R का जो मान है वो बहुत बहुत अधिक होता है। तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L को नेग्लिजिबल मान करके इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो इसलिए हमारा एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा E एक्सियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर इंटू R, L को हम लोग छोड़ देंगे। अब R स्क्वायर का स्क्वायर करें तो R का पावर 4 होगा, और R का पावर 4 होगा तो R से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारा E एक्सियल यानी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम लोग सिर्फ 2P अपॉन R क्यूब इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं कि अगर इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इन मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो E एक्सियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। क्लियरली यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। जैसे उन्होंने पिछले क्लास में इस चीज़ का जिक्र किया था कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस बढ़ने पर काफ़ी तेज़ी से घटता है, क्योंकि कुछ सीमित दूरी तक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, यानी प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, इसलिए हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही जब हम बहुत दूर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने लगते हैं और इस प्रकार से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से घट करके जीरो हो जाता है। तो ई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एक्सिस पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए देखते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वेल, तो हमारा जो दूसरा जो केस है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो दूसरा जो केस है वो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, यानी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में। अब इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा यहाँ पर डाइपोल है, हम यहाँ पे डाइपोल बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल है। ये इस डाइपोल का नाम देते हैं ए बी, और यहाँ पे हमारा चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस क्यू, और ये डाइपोल का हो गया मिड पॉइंट ओ, ये हम इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ओ, और ये जो डाइपोल का लेंथ है वो 2L, ये डाइपोल का लेंथ हो गया 2L और ये मिड पॉइंट हो गया O। तो अगर हम उस पॉइंट पर निकालते हैं जो कि डाइपोल के एक्सिस पर स्थित हो, उस पॉइंट को हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं या ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, उसको इंड ऑन पोजीशन या ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल हम लोग कहते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब ये दूसरा जो है इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये है कि ये जो डाइपोल है और इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलरली जो मिड पॉइंट से होकर के रेखा गुजरती है, ऐसे इस रेखा को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इससे जो प्लेन बनता है उस प्लेन को कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस रेखा पर अगर कोई पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, ये डाइपोल का ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहा जाता है और ये इंड ऑन पोजिशन कहा जाता है। तो हम लोग इसी इक्वेटोरियल प्लेन में जो इस मिड पॉइंट से होकर के गुजरता है, इससे हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इस मिड पॉइंट O से ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग R मान लेते हैं। ये O पॉइंट मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल प्लेन में P एक पॉइंट है जहाँ पर इस डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब यहाँ पर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो डाइपोल में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। डैट मीन्स कि हमको प्लस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फिर माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए फिर यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग इसके डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। सॉरी, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे, ये हो गया, और फिर यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका डिस्टेंस ये हमको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर ये जो हमारा डायरेक्शन है ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ये भी हमारा थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो चूंकि इसके इक्वेटोरियल प्लेन में है तो इसलिए A से P तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही P से B तक का भी डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस 2L है और ये मिड पॉइंट है O, तो ये मिड पॉइंट 2L को दो भागों में बांट देगा। डैट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L और ये वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा L। तो ये R है और ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से इसका हम लोग मान बता सकते हैं √R² प्लस L², और ये भी उसी तरह से हो जाएगा √R² प्लस L²। ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, सॉरी इसका डिस्टेंस हो जाएगा।
अब हमको P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले हम लोग प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और फिर आपको ये भी यहाँ बता दें कि हम इसको भी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उसका डायरेक्शन भी हम लोग साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी देखेंगे। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लिखते हैं हम लोग यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। प्लस Q चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, E प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो हमारा Q ही रहेगा और डिस्टेंस हो गया √r² L² का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर से रूट हमारा निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा r² प्लस L²। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, तो इसलिए ऐसे इसके डायरेक्शन को हम लोग दिखाएंगे। थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं इसको, इसके डायरेक्शन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे E, अरे यहाँ लिखते हैं E प्लस Q, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन B से P के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अलॉन्ग BP। क्लियर? अगेन अब फिर माइनस Q चार्ज से कहाँ निकालते हैं, ड्यू टू से लिखते हैं एंड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो माइनस Q चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा E माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर Q मैग्नीट्यूड हो जाएगा, माइनस का हम यूज़ नहीं करते हैं, और फिर ये वाला डिस्टेंस हमारा √r² प्लस L², तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस L², स्क्वायर से रूट वहाँ हट जाएगा। और ये चूंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, E माइनस Q अंदर की तरफ। डैट मीन्स इसको हम लिखेंगे along P से A की ओर, along PA। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज के कारण और माइनस Q चार्ज के कारण अलग अलग P पॉइंट पर प्राप्त हो गया। अब इसमें हम देखेंगे तो ये पाते हैं कि दोनों के कारण जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको प्राप्त होता है और ये उसके डायरेक्शन, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, और हमको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हम लोग कई तरीके ले सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम लोग एंगल, चूंकि अगर हम इसको 60-60 ले तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसके कारण भी हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर से। हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स में तोड़ करके और उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग उसी मेथड को यूज़ करेंगे। हम इसको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा E प्लस Q साइन थीटा, और ये हो जाएगा E प्लस Q कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो ये वाला भी एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से इस वेक्टर को भी दो कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E माइनस Q साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E माइनस Q कॉस थीटा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब दोनों वेक्टर के हम लोग कंपोनेंट्स यहाँ पर कर दिए। अगर आपको कंपोनेंट्स वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर पढ़ना होगा। वेक्टर के आप थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो या हम आपको थोड़ा सा इसमें हिंट्स कर देते हैं कि कोई भी अगर गिवन वेक्टर हो ए, तो उसको दो कंपोनेंट्स में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहे जाते हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस थीटा वाला टर्म होगा, और इसको कहेंगे हम लोग ए साइन थीटा। इसको हम लोग ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और इसको हम लोग ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो इसके घटक हो जाते हैं, एक कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। उसी के आधार पर इसको हमने कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इस कंपोनेंट्स में हम लोग क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पर एक तो कि जैसे अगर हम देखें कि इसका जो एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और इसका एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट को देखिएगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और साथ ही दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है। कैसे? क्योंकि जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ भी है, तो साइन थीटा का वैल्यू तो इक्वल हो गया। दूसरा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसलिए ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो गए। अब कोई जो दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो इसलिए ये दोनों जो है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई योगदान नहीं करते, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और उसका कोई योगदान पी पर नहीं होता है। बट दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जैसे ई प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा कि ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर होंगे और ये दोनों एक ही डायरेक्शन होने के कारण ये यहाँ पर ऐड होगा और ऐड होकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं पॉइंट पी पर। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। साथ ही एक चीज़ और देखना है यहाँ पर, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्राप्त हो रहा है इन जोड़ने के फलस्वरूप, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका जो डायरेक्शन है वो इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट है। कैसे? तो हम लोग ने डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्राप्त हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? तो उसका डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है। तो इसलिए हम लोग इसके डायरेक्शन के लिए डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का निगेटिव वेक्टर का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, यानी डाइपोल मोमेंट के निगेटिव वेक्टर का यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और उससे हम लोग इसके डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर net electric field at P will be given by E is equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस पी कैप। चूंकि पी के डायरेक्शन का अपोजिट है इसलिए हम लोग उसमें निगेटिव वेक्टर लगा करके इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो कि क्या है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए ये दोनों भी सेम हो जाएंगे और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा माइनस पी कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो ई प्लस क्यू तो कोई एक वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमने थीटा एंगल लिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम कॉस लगाएं तो कॉस लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है यहाँ पर एल और हाइपोटेनस है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख लेंगे और ये हो जाएगा माइनस पी कैप। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इसका मान कितना आता है।
तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जो है Q2 और L, इसको लिख लेते हैं Q इंटू 2L माइनस पी कैप एक साथ, Q इंटू 2L हमारा एक साथ हो गया Q इंटू 2L और माइनस पी कैप, और नीचे वाले को एक साथ करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका पावर 1 है और यहाँ इसका पावर हाफ है, तो जब हम गुना करते हैं तो ऐसे टर्म में जो पावर होता है वो सम हो जाता है। तो 1 और हाफ को सम करेंगे तो 1.5, तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, 1.5 को, और ये माइनस पी कैप यहाँ पे आ गया, तो इसको हमारा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस पी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। क्लियर है। अब ये माइनस पी कहाँ से आ गया, तो ये जो Q इंटू 2L है इसके जगह P हो गया डाइपोल मोमेंट, वेयर हम लोग लिख लेंगे P का मतलब हो गया Q इंटू 2L, और ये हो गया P कैप। अब चूंकि ये माइनस है इसलिए माइनस टर्म यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में हम लोग बहुत इस पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट, अब ये हमारा एक फॉर्म आ गया। अब इसको हम लोग आइडियल डाइपोल के लिए, पॉइंट डाइपोल के लिए इसके वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। फॉर पॉइंट डाइपोल, फॉर पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल, R जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन L, या ऐसे कहें कि ये जो R की तुलना में ये जो L होता है या 2L होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, तो उस स्थिति में हम लोग L को नेग्लिजिबल मान करके छोड़ सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर हम उसको छोड़ें तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन R स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो R का पावर 3 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन R का पावर 3, और ये हमारा E द इक्वेटर, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो डैट इज द रिजल्ट, यानी इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी अगर हम देखें क्लियरली, यहाँ पर भी देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ, यानी यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी तेज़ी से डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, और थोड़ी दूरी पर बढ़ने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से घट करके 0 हो जाता है। तो ये इक्वेटोरियल पर, यानी हमने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। इसके पहले हम लोग इंड ऑन पोजीशन यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखा है। अब आइए हम लोग दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला है उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं तो क्या इससे हमको मिलता है। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को लोग कंपेयर करते हैं। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में कितना गुना अधिक है या कम है, इससे हम लोग को जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम एक्सियल पर निकालें, ई एक्सियल पॉइंट पर, तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ, ठीक है। तो ये एक्सियल पे है, और इक्वेटोरियल पे अगर हम लोग निकालें इक्वेटोरियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p अपॉन RQ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब यहाँ से हम लोग कई चीज़ें जानकारी मिलती है। एक तो कि हम लोग एक्सियल फील्ड में जो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस टर्म आया हुआ है। पहली चीज़ तो ये कंपेरिजन से हमको ये चीज़ पता चलता है कि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग बोथ, तो हम क्या पाते हैं, ई एक्सियल
इज इक्वल टू -2 इंटू ई इक्वेटोरियल। देखेंगे अब, यानी अगर हम इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक्सियल के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल की तुलना में एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना होता है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो मैग्नीट्यूड के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई ए हम यूज करते हैं एक्सियल के लिए, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू ई इक्वेटोरियल स्मॉल ई। डैट मीन्स कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2। यानी इक्वेटोरियल की तुलना में एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम डिस्टेंस के लिए वो ट्वाइस हो जाता है, दुगुना हो जाता है। जैसे इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक डाइपोल हुआ, जैसे ए बी एक डाइपोल हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, और इससे एक्सियल पॉइंट पर यहाँ पी पॉइंट है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कीजिए कि 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डाइपोल के कारण यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पर। अब इस डाइपोल, ये जो हमारा डाइपोल है जो ऐसे रखा गया है, क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं ऐसे 90 डिग्री से। अब 90 डिग्री से इसको हम टर्न करेंगे तो अब ये डाइपोल हमारा ऐसे हो गया, ये मिड पॉइंट है, और ये हमारा हो गया मान लेते हैं कि बी, और ये मान लेते हैं कि ए। अब ये जो पी पॉइंट है, अभी भी पी पॉइंट वहीं पे है। अब ये पी पॉइंट है वो क्या हुआ, अब इस ए बी डाइपोल के इक्वेटर पे चला गया, हुआ ना। पहले ये एक्सिस पे था, अभी इसको हमने टर्न कर दिया ऐसे 90 डिग्री से, तो अब ये जो पी पॉइंट है वह इस डाइपोल के इक्वेटर पे चला गया। तो अब इक्वेटर पे चला गया तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, तो सीधे एक्सियल की तुलना में आधा हो जाएगा। डैट मीन्स कि 5 न्यूटन पर कूलम, यानी ये इक्वेटर पर और ये हो जाएगा एक्सियल पर। तो पी पॉइंट हमारा वही है, डिस्टेंस भी हमारा वही है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया कि पहले ये एक्सियल पे था तो 10 न्यूटन पर कूलम, और जैसे ये इसको हमने ऐसे टर्न किया तो ये इक्वेटर प्लेन में चला गया, तो इक्वेटर प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सीधे घट करके आधा हो जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम का हो जाएगा। तो ये दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इससे बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं, स्टेट बोर्ड्स में भी आते हैं, जेईई मेंस वगैरह में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन और इंड ऑन पोजिशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हुआ। अब आइए इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सियल फील्ड का भी यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग इक्वेटोरियल फील्ड के भी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन है 2 चार्जेस +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5.0 मिलीमीटर अपार्ट। अब 2 चार्जेज हैं, एक 10 मिली माइक्रोकूलम है और एक 10 माइक्रोकूलम है और एक -10 माइक्रोकूलम है। डैट मीन्स कि यहाँ पर जो चार्ज का जो सिस्टम बन रहा है वो एक डाइपोल की रचना कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं कि ऐसे हमारा डाइपोल होगा, ये +10 माइक्रोकूलम और ये हो गया -10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 5 mm, ठीक है। ये हम मिड पॉइंट ओ कंसीडर कर लेते हैं, ये ए बी हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है हमारा इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पे, मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट है और ये 15 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारा कितना होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने के लिए ये जो पॉइंट P है ऑन द एक्सिस है, तो ऑन द एक्सिस है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्सियल
1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। आर जो है वो हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और p का मतलब हो गया q इंटू 2l। इसको थोड़ा सा और हम विस्तार से लिख देते हैं 1/4πε0 2 और इसको हम लिखेंगे q इंटू 2l और ये हो गया आर क्यू। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, ये 2, Q की वैल्यू हो गई 10 माइक्रोकुलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 और 2L, तो 2L हमारा ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, तो हम लोग इसमें L को वैल्यू नहीं, पूरा 2L का ही ये वैल्यू होता है 5 mm यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान रखना है। तो इसके जगह हम लोग 5 mm रखेंगे, यानी 5 इंटू 10⁻⁻3, इसको मीटर में बदल करके रखेंगे और ये R हो गया 15 सेंटीमीटर, डैट मीन्स कि 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ये हमारा न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा और एक ये 10 है तो 10 इंटू 10 और ये देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻3 तो -9 हो गया और ये +9 तो कैंसिल आउट, उसको छोड़ देते हैं। अपॉन इसको हम लोग करते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15 और 10⁻⁻2 का पावर 3 है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसको हम लोग कटा सकते हैं इसको, जैसे 3 9 ये हो गया 15, फिर 5 दूना 10, ठीक है, और फिर ये 3 5 15, 5 दूना 10, तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू कितना 4/15 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसको लोग डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.15 दूना 30, ठीक है, और फिर 15 छक्के 90 66 आएगा और इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, तो इसको लिख सकते हैं लोग 2.6 तो इंटू ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो एक तो हमारा ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये ऑन द एक्सिस, ये हो गया ए नंबर। फिर बी नंबर कह रहा है एट अ पॉइंट Q 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। यानी डाइपोल के ये जो लाइन है, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा डाइपोल हो गया, यानी A B और ये उसका मिड पॉइंट O है, तो इससे जो लाइन पास होता है इससे 50 सेंटीमीटर दूर, ये 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो तो इस डाइपोल के इक्वेटर पे हो गया, तो हम लोग इक्वेटर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं और इक्वेटर वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं ई इक्वेटर तो 1/4πε0 और मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग P/r3। तो फिर हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q इंटू 2L/r3। तो 9 इंटू 10⁹ Q का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6 और ये 12 का हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन r3, तो 15 इंटू 10⁻2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, इसको लिख लेते हैं 9 इंटू 5 इंटू ये वाला तो कैंसिल 10⁻⁻6 और -3 -9 हो गया और ये +9 कैंसिल, तो ये हमारा बस 10 इंटू 5 और इंटू 10 अपॉन बच जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हमारा रिजल्ट आएगा, इसको 3 3 त्रिका 9 3 5 15 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2/15 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 0.1 और फिर 5 कम 15 कम 15 फिर 5 15 3 45 15 दूना 30, ठीक है। तो ये हमेशा 1.22 ऐसे करके आएगा इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, तो इसको 1.22 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हमारा 15 से 45 सॉरी 3 आएगा 15 3 45 3 तो 1.33 10⁵ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा। तो ये सिंपली फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। प्रायः मतलब स्टेट बोर्ड में या CBSE बोर्ड में इस तरह से
जब भी डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला पे आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जानने के लिए कि बच्चों को फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, या फॉर्मूले को कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर P को हमको यूज़ करना है, R को यूज़ करना है, तो कैसे वो वैल्यू को रखते हैं, तो इस चीज़ को जज करने के लिए वो ये इस तरह का क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 मार्क्स में प्राय इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सेशन, हमारा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट्स करके बताइए। और ये हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग गॉसेस थ्योरम वगैरह को पढ़ेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए आपका अपना द रॉयल फिजिक्स क्लासेस को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।